नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आर के शिक्षा पीठ में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान की हमने जो क्लासेस निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ कर रखी हैं, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट प्रारंभ कर रखी है। फर्स्ट यूनिट में हम सभी शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह के बारे में पढ़ने के बाद अब हमने मनोविज्ञान के स्कूल प्रारंभ कर रखे हैं। उसमें हम संरचनावाद को पढ़ चुके हैं और एक हम प्रकार्यवाद को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के संप्रदायों को पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, हमें वीडियो दिख जाती है, हम ऑन कर लेते हैं, एक बार पढ़ लिया। यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आपको तुरंत मिलती जाएगी। और मनोविज्ञान शांति काल में पढ़ा जाने वाला विषय है, तो आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक करिए। इतनी कोई हमें जल्दी नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जरा जरा सा समय निकालिए, आपके टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। और आपको जब एग्जाम टाइम में जब भगदड़ का समय आएगा उस समय आपको यह बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो आज हमने जो ये मनोविज्ञान की स्कूल संप्रदाय प्रारंभ कर रखे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद हम पहले भी विधियों के में पढ़ चुके थे। तो व्यवहारवाद का किसने कौन इसका प्रतिपादक है, क्या विधियां हैं, किसके द्वारा व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, वह सभी कुछ हम पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में इससे बाहर ना जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जेबी वॉटसन। परंतु इसको आगे बढ़ाने वाले या फिर इसके मूल संस्थापक कहा जाए तो वो बोलते हैं स्किनर। मूल व्यवहारवादी यदि लिखा आता है कि मूल व्यवहारवादी कौन है तो बीएफ स्किनर। प्रतिपादक कौन है, जेबी वॉटसन। और इसके जो समर्थकों में और हम किसे मानेंगे, स्किनर, पावलोव, सीएल हल, मैकडूगल आदि, ये सभी इसी के समर्थक है। सबसे पहले कोई भी संप्रदाय हम प्रारंभ करते तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यह किसके द्वारा बताया गया। बीएफ स्किनर इसके मूल प्रतिपादक थे और जेबी वॉटसन के द्वारा बताया गया। ठीक है, कब बताया गया था, यह बताया गया था 1913 में। कब बताया गया था, 1913 में बताया गया था। मैकडूगल, वैसे व्यवहारवाद को आप जैसे शुरू कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए व्यवहारवाद होता क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह विलियम मैकडूगल ने किया था। कब किया था, 1905 में। इसकी व्याख्या कब करी इसने, 1908 में। परंतु औपचारिक रूप से हम कहें, लिखित रूप से सर्वप्रथम इसका व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, जेबी वॉटसन थे। तो इसलिए हम किसे मानते हैं, इसका प्रतिपादक जेबी वॉटसन को मानते हैं। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया। कब किया, 1905 में। और 1908 में इसकी व्याख्या करें। किंतु औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किसने किया, व्यवहार शब्द का, जेबी वॉटसन ने। इन्होंने व्यवहारवाद को दिया। ठीक है, अब इस जेबी वॉटसन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम आ चुका है इनकी पुस्तकों से, तो हम एक बार इनकी पुस्तकों को भी लेकर चलते हैं। जेबी वॉटसन की पुस्तक कौन सी है, व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। यह पुस्तक इन्होंने कब दी, 1914 में दी। दूसरी पुस्तक है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, यह कब दी, 1919 में दी। एक इनकी तीसरी पुस्तक और है, तीसरी पुस्तक का नाम है, तीसरी पुस्तक है इनकी व्यवहारवाद। इनकी तीसरी पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद। यह कब दी इन्होंने, यह दी इन्होंने 1924 में। तीन इनकी पुस्तकें जहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कौन कौन सी हैं, व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, यह इसका पूरा नाम है। दूसरी पुस्तक है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, कब दी, 1919 में दी। तीसरी पुस्तक है व्यवहारवाद, कब दी इन्होंने, 1924 में दी। यह सारी इनकी पुस्तकें। चलो अब हमने पढ़ लिया कि व्यवहारवाद को देने वाले कौन थे, जेबी वॉटसन थे। इनकी पुस्तकें पढ़ ली। अब व्यवहारवाद होता क्या है, व्यवहार शब्द होता क्या है। अब आप देखिए, जो भी क्रिया
जो भी व्यवहार हमारे द्वारा किया जाता है बाह्य रूप से, वह सभी व्यवहारवाद है। जो भी क्रिया, जो भी व्यवहार हमारे द्वारा बाह्य रूप से प्रकट किया जाए, वह सभी व्यवहारवाद है। अब बाह्य रूप से प्रकट किया जाए का मतलब है कि जैसे अभी हमने संरचनावाद पढ़ा, प्रकारवाद पढ़ा, तो वह क्या है, मानसिक स्थितियों का आंतरिक रूप है। और इसमें क्या है, व्यवहार, यानी कि आप सभी समझते हैं व्यवहार क्या है, जो हमारा बाह्य हमारे प्रकट होता है, वही व्यवहारवाद है। एक व्यक्ति से आप मिले, किसी व्यक्ति से आप मिले और आपने उसको नमस्ते करी, और वो नमस्ते क्या, और वो आपके एकदम से गले लगे, अरे बहुत दिन बाद मिले, आप कैसे हो, ठीक हो, आप मतलब 1 मिनट के लिए आप दंग रह जाएंगे, कितना अच्छा व्यवहार है, कितने अच्छे से बोला है। तो आपने क्या कहा, वह जो उसकी क्रिया बाह्य रूप से प्रकट हुई, उसको देख के आपने कैसे कहा, इसका तो व्यवहार बहुत अच्छा है। यानी कि बाह्य रूप से प्रकट होने वाली हमारी वह क्रिया व्यवहार कहलाती है। इसी तरह आपने कि आप किसी व्यक्ति को मिले, आपने नमस्कार किया, उसने हाँ ठीक है कह के चल दिया, आप कैसे कहोगे, अरे इसका तो व्यवहार बहुत गंदा है, या फिर वो आपसे बोला ही नहीं, देख के और हाँ यूं करके चल दिया आपको। तो यानी कि हमारे द्वारा बाह्य रूप से प्रकट की जाने वाली प्रत्येक क्या क्रिया क्या कहलाएगी, व्यवहार कहलाएगी। एक बालक रो रहा है, बाह्य व्यवहार है उसका। एक बालक हंस रहा है, तो हंसना बाह्य क्रिया, वह बाह्य क्रिया क्या कहलाएगी, उसका व्यवहार कहलाएगी। यानी कि व्यवहार के बारे में आप सबसे पहले आप व्यवहारवाद को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहार क्या है। तो व्यवहार क्या है, व्यवहार व्यक्ति के द्वारा बाह्य रूप से प्रकट की जाने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहारवाद के अंतर्गत आती है। इसका प्रतिपादक कौन है, जेबी वॉटसन। मूल व्यवहारवादी कौन, बीएफ स्किनर। अन्य समर्थक पावलोव, हल वगैरह, इनसे प्रश्न नहीं आते, आप बीएफ स्किनर और जेबी वॉटसन को याद रखिए। वॉटसन की पुस्तकें कौन कौन सी है, व्यवहारवाद 1924 में दी, व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यवहारवाद में वॉटसन ने सबसे वेरी मोस्ट एक जो लाइन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या होती है, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या होती है, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा का मतलब है कि बालक को बाह्य वातावरण से कुछ भी बनाया जा सकता है। इसमें बाह्य वातावरण की बात कही गई है, तो जहां भी बाह्य वातावरण की बात आए, बाह्य वातावरण की से बालक को कुछ भी बनाने की बात आए, तो वहां पर क्या आएगी, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा। क्योंकि जेबी वॉटसन क्या कहता है कि बालक के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बाह्य क्रिया व्यवहार कहलाती है। विधि क्या है, निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि। विषय इस व्यवहारवाद का विषय क्या है, प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है का मतलब क्या है कि हम यह बाह्य वातावरण को महत्व देते हैं कि हम जैसा बाह्य वातावरण होगा वैसा ही बालक को हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। इसके लिए जेबी वॉटसन ने एक अवधारणा भी दी, क्या दी, वॉटसन ने कहा आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें आप जो कहेंगे वह बना दूंगा, आप जो कहेंगे बना दूंगा। यह तोड़ मरोड़ कर कई बार ऐसे भी आती है कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, आप कहेंगे तो मैं उन्हें शिक्षक, अभियंता या चोर भी बना दूंगा। यानी कि स्वस्थ शिशु हो और उसके ऊपर जैसा हम वातावरण में उसको रखेंगे वह वैसा ही बनता चला जाएगा। तो जेबी वॉटसन ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया, बाह्य व्यवहार को। प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है, यानी कि आप उसे शिक्षक बनाने के लिए भी व्यवहार सिखा सकते हैं, शिक्षक भी बना सकते हैं, तो आप उसे एक चोर भी बना सकते हैं, आप उसे एक अभियंता भी बना सकते हैं, तो आप उसे डॉक्टर भी बना सकते हैं। वह सब किस चीज पर आधारित है, हमारे बाह्य वातावरण पर निर्धारित है। यानी कि हमारा बाह्य वातावरण को सबसे अधिक महत्व देने वाला संप्रदाय कौन सा है, व्यवहारवाद संप्रदाय है। इनकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार फिर हम करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद में आगे हम देखते हैं व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक व अनुक्रिया का परिणाम है। अब आप
समझिए, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम है का मतलब है हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो किसी ना किसी कारण से तो करते होंगे। आपको यदि रोना आ रहा है तो ऐसे बैठे बैठे रोने लग जाओगे। आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर तो ऐसे बैठे बैठे रोने लग जाओगे। यदि आपको कोई सामने दिखेगा तो भी तो आप नमस्ते करोगे, हेलो करोगे, या फिर यूं ही बैठे बैठे नमस्ते नमस्ते, सड़क चलते कोई नहीं है, खाली सड़क है, नमस्ते नमस्ते करते चलो। यानी कि व्यवहार कब प्रकट होता है? जब हमें कोई उद्दीपक दिखाई देता है। उद्दीपक दिखाई दिया, उसके प्रति हमने क्या करी? अनुक्रिया करी, और वही हमारा व्यवहार कहलाया। आपको किसी ने नमस्ते करा तो पलट के आपने भी उसको क्या करा? वह उद्दीपक, उसने आपको क्या करा? नमस्ते करा, तो आपने भी उसको नमस्ते करा पलट के, तो वो क्या हो गया? आपकी अनुक्रिया, वो व्यवहार हो गया। यानी उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया वो मिलकर दोनों क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाती है। आपको किसी ने डांट दिया, उद्दीपक क्या हो गया? डांट हो गई। आपका रोना या उसके पलट में आपका गुस्सा करना, वो आपका क्या हो गया? अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का सम्मिलित रूप जो बाहर प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है व्यवहार। यानी कि हमारा बाह्य रूप से प्रकट होने वाला जो भी क्रिया होती है वो किसका परिणाम होती है? उद्दीपक व अनुक्रिया का परिणाम होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। फिर दूसरा ये वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। जब हमने इसकी विधियां पढ़ी थी तब हमने क्या करा था कि ये निरीक्षण परीक्षण को बहुत महत्व देता है। वो फिर हमने निरीक्षण के कई भेद भी करे थे, सहभागी और असहभागी, और एक और था हाँ साथ मिलकर, सहभागी मिलकर करना। तो वो सारे क्या होता है? वो वस्तुनिष्ठता पर ये सबसे अधिक बल देता है। और क्या होता है? मन रहित विज्ञान है, ये मन के अस्तित्व को नहीं मानता। शरीर के द्वारा जो बाह्य रूप से प्रकट की जाने वाली क्रियाएं वह सभी व्यवहारवाद के अंतर्गत आती हैं। अब आज हमने अपने अभिव्यवहारवाद को समझा। तो व्यवहारवाद में यदि आपको याद करना है किसने दिया इसको, आप मेन चीज वॉटसन ने, वॉटसन इसके प्रतिपादक हुए। और इसके अंतर्गत एक आप याद रखिए, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, क्योंकि जो आगे संज्ञानवादी होंगे वो व्हाइट बॉक्स की अवधारणा देंगे, और यह एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप एक क्या याद रखेंगे? कौन है प्रतिपादक? वॉटसन है। एक किसकी अवधारणा दी इन्होंने? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी। और एक इन्होंने चिंतन का परिधीय सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? चिंतन का परिधीय सिद्धांत। चिंतन का वॉटसन ने क्या दिया? परिधीय सिद्धांत दिया। यह भी आप रखिए, यह एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। चिंतन का परिधीय सिद्धांत किसने दिया? वॉटसन ने दिया। ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी गई व्यवहारवादियों के द्वारा, प्रतिपादन किसने दिया? और एक बात इसमें क्या रखिए, प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार का व्यवहार, प्रत्येक व्यवहार सिखाया जा सकता है। प्रत्येक व्यवहार सिखाया जा सकता है। इसके अलावा आपको व्यवहारवाद में कुछ नहीं याद करना। क्या क्या याद करना है? प्रतिपादक जेबी वॉटसन, मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर, क्या क्या अवधारणा दी? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी, चिंतन का परिधीय सिद्धांत दिया, विधि किसको मानते हैं? निरीक्षण प्रेक्षण विधि को मानते हैं। इनकी विषय वस्तु क्या है? प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। और हाँ, जेबी वॉटसन की अवधारणा जो भी इन्होंने परिभाषा दी उसको आप जरूर याद रखिए, वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कौन सी? आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उन्हें वह बना दूंगा। आप कहेंगे मैं उन्हें शिक्षक, अभियंता, चोर भी बना दूंगा। आप इस अवधारणा को ध्यान रखिए। व्यवहारवाद में इससे बाहर कोई भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जा सकता। जो मेन थे हमने वो सारे किए। अब हम आगे अगला संप्रदाय पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट और लीजिए। देखिए, व्यवहारवाद हमने पढ़ लिया। व्यवहारवाद के बाद हम अगला संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। कौन सा संप्रदाय? गेस्टाल्ट संप्रदाय, पूर्णाकार संप्रदाय या समग्रवाद संप्रदाय। एक ही नाम है, कोई सा भी बोलिए।
गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की उत्पत्ति, गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति की जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से मानी गई है। किससे मानी गई है? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति किससे मानी गई है? गेस्टाल्ट भाषा के जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब पूर्णाकार या समग्रवाद का आप कैसे समझेंगे? पूर्णाकार या समग्रवाद इसको क्यों कहा जाता है? इससे पहले क्या आया देखो, इससे पहले हमने संरचनावाद पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकार्यवाद पढ़ा। हमने पहले क्या पढ़ा? संरचनावाद पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकार्यवाद पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यवहारवाद। हमने व्यवहारवाद पढ़ा। अब आप देखिए, संरचनावाद और प्रकार्यवाद क्या करते हैं? हमारे आंतरिक स्वरूप, चेतना के आंतरिक ज्ञान को महत्व देता है। ये हमारे व्यवहारवाद बाह्य व्यवहार को महत्व देता है। हम सिर्फ आंतरिक की बात करें तो भी अधूरा, सिर्फ बाह्य की बात करें तो अधूरा। तो यानी कि इसमें पूर्णाकार क्यों कहा? यह इनके आंतरिक और बाह्य दोनों को मानता है अपने अंदर, यानी कि यह हमारे व्यवहार के आंतरिक ज्ञान को भी, चिंतन मनन विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं वह भी मानता है, और जो हमारे द्वारा बाह्य प्रकट किया जाता है यानी कि व्यवहार, यह उसको भी मानता है। तो दोनों को जब सम्मिलित रूप से मानता है, इसलिए इसे हमने पूर्णाकार कहा, समग्रवाद का, कि इसके अंतर्गत सब कुछ समग्र रूप से सम्मिलित है। ठीक है। फिर आया इसके प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर है इसके प्रतिपादक। समर्थक कौन है? कोहलर, काफ्का, कुर्तलेविन वगैरह इसके समर्थक है। यह प्रयोगात्मक विधि व अंतर्दृष्टि विधि, जो इनकी विधियां थी, उनको यह समर्थन करता है। सिद्धांत इसमें कौन कौन से दिए? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, वही नाम है इनके, सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। यह पूर्ण से अंश की ओर जाने की बात करता है। पूर्ण से अंश की ओर, हम अभी आगे की स्लाइड में समझाऊंगी, थोड़ा सा आप समझिए। यह पूर्ण से अंश की ओर जाने की बात करता है, समग्रता की बात करता है, कि कोई भी समस्या है उसे आप समग्र रूप में उसके सामने, बालक के सामने प्रस्तुत कीजिए। पहले उसके संपूर्ण रूप को समझाइए, फिर उसके अंशों पर आप आइए। पूर्ण रूप में समझाना जैसे क्या हो गया? मान लो आपको कोई भी संधि समझानी है, तो या फिर संधि को छोड़िए, संधि को बोल लीजिए, या फिर कोई आपको पद्यांश समझाना है, तो आप कैसे करेंगे? पहले आप पूरा पद्यांश पढ़िए, फिर उसका आपने पूरे का हिंदी अर्थ बता दिया, फिर सारा बता दिया आपने, उसके बाद एक एक वर्ड का आपने अर्थ बताया। पूर्ण से धीरे धीरे आप अंश की ओर गए। आपने पहले संधि का पूरा नियम बता दिया, पूर्ण बता दिया, फिर आप धीरे धीरे उसके नियम, फिर नियम से और धीरे अपवाद पे आए, यानी कि पूर्ण रूप को, पूर्ण समस्या को पहले सामने प्रकट करना, फिर धीरे धीरे उसके अंशों पर आने की यह बात करता है। पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात यह करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें थोड़ा सा और है, फिर हम उसको और पढ़ते हैं। देखिए, गेस्टाल्टवाद में, संपूर्णवाद में, समग्रवाद में हम पूर्ण पहले पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से मानी गई है। प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर है। समर्थक कौन है? कोहलर, काफ्का, कुर्तलेविन वगैरह इसके समर्थक हैं। यह विचारों के आंतरिक रूप और विचारों के बाह्य रूप दोनों की यह बात करता है। यह पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, कोई भी समस्या को पूर्ण रूप में बालक के सामने प्रस्तुत कीजिए, फिर उसके विभाजन करिए।
यह मानसिक क्रियाओं का संगठन, अंतर्दृष्टि, उच्च बौद्धिक क्रियाओं की बात करता है। अभी हम जब अधिगम पढ़ेंगे तो अधिगम में जब इसका सिद्धांत आएगा, अधिगम सूझ का सिद्धांत, यह सूझ के सिद्धांत में क्या होता है, जैसे एक जो बंदर है उसके सामने लकड़ियां डाली, डंडे डाले जाते हैं, वह उनको खुद ही केले के गुच्छे को लेने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में खुद ही सूझ आती है कि हाँ मैं इस डंडे की सहायता से इसको केले को ले सकता हूँ, फिर एक डंडा, फिर दूसरे 2 डंडों को मिलाकर करने लगता है, फिर बक्से पे चढ़ के, यानी कि आगे हम विस्तार से उस नियम को पढ़ेंगे जब अधिगम में पढ़ेंगे, यानी कि जब खुद के मस्तिष्क में मानसिक क्रियाओं का उच्च स्तर उत्पन्न होता है, हम स्वयं ही हमारी बुद्धि से चिंतन करें, मनन करें, किसी समस्या का समाधान करें, तो वह सब आती हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। स्वयं ही किसी समस्या अपने बालक के सामने संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दी, अब वह स्वयं उस समस्या को देखे, उसका चिंतन करे, मनन करे कि यह समस्या का किस प्रकार से समाधान हो सकता है, स्वयं उसको समाधान करने का प्रयास करे, वह उच्च बौद्धिक क्रियाएं इसके अंतर्गत आंशिक विभिन्न मानसिक क्रियाओं का संगठन इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कई नियम दिए गए हैं और यह नियम मोस्ट हैं। इनसे कई तरीके के लैंग्वेज बदलकर प्रश्न बनाए गए हैं। कौन कौन से नियम दिए गए हैं? समानता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम, समवर्ती नियम। अब ये समानता का नियम, निरंतरता का नियम, निकटता का नियम, यह सब क्या होता है कि जब भी हम कोई समस्या का समाधान करते हैं, जो समान जो तथ्य होते हैं उनको हम मिलाकर जल्दी ही समस्या का समाधान कर पाते हैं। निरंतरता, हम एक क्रम में एक समस्या है, उसी की जैसी मान लो दूसरी समस्या आ गई, तो हम निरंतरता में उसी का जैसे हमारे पूर्व अनुभवों को प्रयोग करके हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। निकटता, जैसे हमारे जो निकटवर्ती जो चीज है, पहले हम उसके द्वारा उस समस्या के समाधान पर जोर देंगे। उसके अलावा मान लो कोई और चीज है, वो दूर है, तो दूर की चीज पे बाद में ध्यान जाएगा, पहले हम हमारे निकटवर्ती समाधानों को हम देखेंगे। समवर्ती यानी कि अधूरा, यदि आप किसी चीज को ऐसे दिखा दिया, गोले को आपको अधूरा गोला है, उसके बावजूद भी आप इसको मस्तिष्क में कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। अधूरे को भी पूरे रूप में देखना, समस्या के समाधान को अधूरा देना, उसको अधूरा यदि देते हैं फिर भी उसको संपूर्ण रूप में देखना इसके अंतर्गत आता है। यह सारे नियम अंदर आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस क्या देखना है, कौन कौन से नियम दिए हैं? समानता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम, समवर्ती नियम। नियमों को आप ध्यान रखिएगा। सिद्धांत कौन सा दिया? सूझ का सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। विधि किस किस को? प्रयोगात्मक विधि, अंतर्निरीक्षण विधि का यह समर्थन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यह पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात करता है। यह पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात करता है और मानसिक क्रियाओं का संगठन है। यह 2 बात इसमें सबसे मेन है। और प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर। हाँ, कब किया गया था इसका प्रतिपादन? इसका प्रतिपादन 1912 में किया गया था। तो आज हमने कौन कौन से संप्रदाय पढ़े? आज हमने पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है हमारा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, और हमने पढ़ा है एक व्यवहारवाद संप्रदाय। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे मनोविश्लेषण संप्रदाय। सिर्फ हम एक ही संप्रदाय पढ़ेंगे, पूर्ण विस्तार से, कि उससे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है सिगमंड फ्राइड कितने महत्वपूर्ण हैं, उनसे एग्जाम में आप एक प्रश्न तो आप निश्चित रूप से मानिए। यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि छोटे छोटे टॉपिकों को हम लेकर साथ चलते रहेंगे। हमारा आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट में हमारी सिर्फ अब ये स्कूल्स रही हैं और हमारा फर्स्ट यूनिट का काफी बड़ा एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 10-15 मिनट की क्लास में हमारा इतना बड़ा यदि टॉपिक कंप्लीट होता है तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।